थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ए केटीजी, है ना। देखो इस चैप्टर का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि न्यूटोनियन पूरी मैकेनिक्स आपने पढ़ ली, कहीं भी टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं हुआ, है ना। कि जो भी आपने रोटेशन पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, कहीं पे भी टेम्परेचर का कहीं कोई मेंशन नहीं है। हाँ, तो ऐसा लगता है कि मैकेनिक्स हैज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेन एम यही है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी establish, right, relation between mechanics and temperature, between the mechanics and temperature। कि इसका मेन एम जो होता है वो ये होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है, इट्स एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिक्स एंड टेम्परेचर। कि जो भी आप मैकेनिक्स के कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हो, उसका बेसिक टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। दैट इज द मेन एम ऑफ द मैकेनिक्स। इनडायरेक्टली मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना। इसका सिंपल सा इनडायरेक्टली मतलब ये है कि टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, है ना। कोई भी इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी भी गैस का टेम्परेचर जो होगा वो उसके मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, इसलिए आपका डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, है ना। ये रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है ना। तो आपको पता है इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ना, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। कि भाई किसी भी केस में किसी आइडियल गैस के प्रेशर की हम बात करते हैं, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। है ना। तो जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है, इसके लिए बहुत सारे हम एज्यूम्शंस करते हैं। नो नीड टू एक्सप्लेन दोज एज्यूम्शंस बिकॉज यू ऑलरेडी नो इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम जानते हैं, वैसे काफ़ी चीज़ें इसकी आप केमिस्ट्री में जानते हो। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस की जब भी हम बात करेंगे तो वी हैव सम एज्यूम्शंस, है ना। कि विद जो भी हम एज्यूम्शंस लेते हैं दैट वी नो, है ना। कि भाई बहुत सारे 6-7 एज्यूम्शंस हैं, उसी के साथ सारे एक्सप्रेशन ट्रू है। कि किसी भी कंटेनर में अगर आपने इस तरह से कोई मॉलिक्यूल फिल कर दिए, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रैंडम मोशन में रहते हैं, दिस ऑल आर इन द रैंडम मोशन। इस तरह से गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। और प्रेशर कोलिजन की वजह से राइज होता है ना। कि प्रेशर जब वॉल से कोलाइड करेंगे तो जो मोमेंटम में चेंज होगा उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर एस्टेब्लिश होगा। तो प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस जो होता है किसी कंटेनर में, वो कोलिजन की वजह से होता है। हाँ, तो आपको पता है प्रेशर का जो एक्सप्रेशन मेन है विथ एज्यूम्शंस की अगर हम बात करें सारे, तो हम ये रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं सबसे मेन कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, इस गैस का जो प्रेशर होगा इसके अंदर, वॉल्यूम तो वही होगा जो कंटेनर का होगा। दिस इज सिंपली इक्वल टू द 1/3 nm इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। ये मेन रिलेशन है। मेन जो रिलेशन आप ये डिराइव करके लाते हो, तो चूंकि अगर आप 11th में होते तो आई वुड हैव डन डेरिवेशन आल्सो, लेकिन अभी डेरिवेशन की आपकी जरूरत नहीं है। कि जस्ट हम जानते हैं कि मोमेंटम चेंज की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, एंड दिस प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द 1/3 nm इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, है ना। कि 1/3 nm इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें आप ध्यान रखना कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो क्या है। तो जो कैपिटल एन होता है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। कि ये क्या होता है, बेसिकली आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जो आपका स्मॉल एम होता है, दिस इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। हम सारे को आइडेंटिकल मान के चलते हैं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, है ना। और ये हम जानते हैं कि वी आर एम एस का मतलब आर एम एस स्पीड होती है ना। कि दिस इज द आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। कि दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। स्क्वायर स्पीड हो जाती है कि वी आर एम एस आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसी रिलेशन से सारी चीजें आपको स्टैब्लिश करनी है। पी वी इक्वल टू 1/3 nm इंटू वी आर एम एस स्क्वायर से, है ना। आर एम एस का मतलब हम जानते हैं कि स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट। तो जब भी हम किसी चीज का एवरेज निकालेंगे
तो एवरेज की जो वैल्यू होती है वो इसमें अंडर रूट नहीं होता है, एवरेज में हो जाता है सिंपल, हम सम कर देते हैं, है ना, अप टू वी एन तक, और उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो गया। जब हम स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट लेंगे तो उसी को हम आरएमएस स्पीड बोलते हैं। तो आरएमएस का मतलब हो जाएगा सारी इंडिविजुअल रैंडम वेलोसिटी का आप स्क्वायर कर दोगे, है ना, और अप टू वी एन स्क्वायर तक, और स्क्वायर के एवरेज ले लो आप। उसका जब अंडर रूट लोगे तो वो आपकी बेसिकली आपकी आरएमएस स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड आ गई एज वेल एज आरएमएस स्पीड आ जाएगी। और अभी हम पढ़ेंगे कि सारी जो चीज़ें हैं इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कि जो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर के ऊपर। तो मेन जो ये रिलेशन है, इसी रिलेशंस को हम फर्दर पढ़ते हैं और ये हम निकालते हैं जो आपका मेन एम ये था कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर ऑफ द गैस में क्या रिलेशन होता है ना। तो यही इसी को हम स्टैब्लिश करेंगे, है ना। मेन पर्पस ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये है, दैट इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो ये हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको स्टैब्लिश कर दिया, राइट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी, दैट इज योर, वही जो मेन चीज़ है कि काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और टेम्परेचर में रिलेशन स्टैब्लिश करना। उसी से ये पूरी थ्योरी जो होती है वो स्टैब्लिश होगी, है। तो वन बाय वन इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, है ना, कि किसी भी गैस की एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसी को हम लिखते हैं प्रॉपर मैनर में एवरेज, है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, कि कोई भी अगर वन मॉलिक्यूल है तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। एवरेज के लिए हमने आर एम एस ले लिया, हाफ एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, इसको टेम्परेचर से रिलेशन निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा है कि भाई पी वी इक्वल टू जो होता है वो एन आर टी होता है, सॉरी एन आर टी, एंड यहाँ से आपने पढ़ा पी वी इक्वल टू जो होता है 1/3 एन इंटू वी आर एम एस स्क्वायर होता है। तो आपको अगर इस रिलेशंस को इस्टेब्लिश करके आप सॉल्व कर लोगे तो पहले आर एम एस स्पीड निकाल लो, है ना। ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि इन दोनों रिलेशन को यूज़ करके हम क्या निकाल लेंगे, आर एम एस स्पीड, बाद में हम इसकी बात करेंगे। तो पी वी इक्वल टू वी कैन सिंपली राइट द एन आर टी, और ये आपका हो जाएगा 1/3 एन एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मैं वी आर एम एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि वी आर एम एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 3 एन आर टी बाई आपका एन इंटू एम आ गया, कि 3 एन आर टी बाई एन इंटू एम आ गया। और आपको पता है जो ये वाला टर्म है कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, यही आपका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, है ना। ये कैपिटल एन बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका स्मॉल एन हो गया, है ना, कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल, तो एवोगैड्रो नंबर से रिप्लेस कर दो इसे आप। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 आर टी बाई स्मॉल एम इंटू एन, और आर बाई एन ए जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, आर बाई एन ए जो होता है दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना, कि आर बाई एन ए जो हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मीन्स के हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वी आर एम एस आ गया कि एक मॉलिक्यूल के जो आर एम एस स्पीड होगी, है ना, ये आपकी जस्ट आर एम एस स्पीड तो सभी की होगी, आर एम एस स्पीड जो होगी आर बाई एन ए की जगह पे हम के पुट कर देंगे, तो ये 3 के टी बाई स्मॉल एम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आर एम एस स्पीड की वैल्यू आ गई कि आर एम एस स्पीड जो होती है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, 3 के टी बाई स्मॉल एम, है ना। इसी को नॉर्मली अगर हम के की जगह पे हम कैपिटल आर यूज करते हैं, है ना, के की जगह पे अगर हम आर बाई एन ए पुट कर दें, है ना, तो ये 1 मोल के लिए आ जाएगा, है ना, क्योंकि एन ए इंटू स्मॉल एम मास ऑफ 1 मोल आ जाएगा, मोलर मास। तो इसी आर एम एस स्पीड को वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, कि आर एम एस स्पीड को हम लिख सकते हैं बेसिकली आपका ये जो चीज़ होगी ये 3 आर टी बाई कैपिटल एम हो जाएगा, है। तो ज़्यादातर हम यूज़ इसी को करते हैं कि आर एम एस स्पीड जो होती है वो 3 आर टी बाई कैपिटल एम होती है, वेयर कैपिटल एम इज द मोलर मास,
है ना, कि ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी मोलर मास, है ना। तो ये वीआरएमएस आ गया। एक बार वीआरएमएस आ गया तो हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो मैं जस्ट अगर यहाँ पे लिखूं कि व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना, ये कितनी हो जाएगी। तो जस्ट आप आरएमएस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, वी आर एम एस स्क्वायर की। तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका 3 kT बाई स्मॉल है। तो स्मॉल एम कैंसिल हो गए, ये आपका 3/2 kT आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्टली वही रिलेशन स्टैब्लिश हो गया कि वन मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, अल्टीमेटली वो टेम्परेचर से रिलेट होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना होता है। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, जैसे आपके लिंक होते हैं। ये आपने वन मॉलिक्यूल का निकाल लिया। अगर मैं वन मोल का निकाल लूँ तो के की जगह पे आ जाए आर आ जाएगा। कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, कि वन मोल गैस का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3/2 RT, है ना। तो एक मॉलिक्यूल की जो होती है दैट इज जो 3/2 kT, और एक मोल की जो होती है वो कितनी होती है, इसलिए आपकी 3/2 RT, है ना। तो इस तरह से हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को हमने रिलेट कर दिया, है ना। और वही बात है, ये पहले आप इसको लिख लो, है ना, ये जस्ट आपने डिफाइन किया। Wait for a moment. There is a power off, so I will change the network. अगेन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, वी कंटिन्यू। है ना, तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड वन मोल, है ना। वहीं से सारा रिलेशन स्टार्ट होता है ना। तो जस्ट आपने इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा फिर से कि ये चीज क्या होगी, है ना। तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल होती है दैट इज इक्वल टू द 3/2 kT, है ना, कि 3/2 kT फॉर वन मॉलिक्यूल होती है एंड 3/2 RT फॉर वन मोल, 3/RT फॉर वन मोल, है ना। तो दिस इज फॉर ए मोल हम डिफाइन करते हैं, और ये आपकी एक मॉलिक्यूल की होती है ना। और ये एवरेज है, ये क्या होती है बेसिकली आपकी एक मॉलिक्यूल की होती है ना। तो इसी के बेसिस पे हमने आरएमएस स्पीड डिफाइन कर लिया कि जो वी आरएमएस होता है इसकी वैल्यू जो होती है, आप ये फॉर्मूला यूज कर लो 3RT/कैपिटल, है ना। तो ये तो आरएमएस स्पीड होगी। ऐसी जब मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा तो ये भी हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होती है दिस इज इक्वल टू द 8RT/पाई इंटू कैपिटल एम। एंड जो एक और स्पीड हम डिफाइन करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सब हम जानते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू होती है 2RT/कैपिटल एम, है ना। तो चूंकि रैंडम मोशन है तो ये तीन तरह की स्पीड हम डिफाइन करते हैं, आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल होता है स्पीड पजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी के बेसिस पे वी प्लॉट ए कर्व दैट इज नोन एज ए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये हम प्लॉट करते हैं। दिस इज नोन एज ए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इट्स ए ग्राफ बिटवीन dn/dv वर्सेस v, कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हम ले लेते हैं dn/dv वर्सेस v। क्योंकि रैंडम मोशन होगा तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो dn/dv जो है, dn जो है ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, हैविंग स्पीड
having speed between, right, v to v plus dv, v to v plus dv की एक रेंज हम डिफाइन कर लेते हैं कि भाई हर रेंज की स्पीड होगी, तो v से v प्लस dv रेंज में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो dn बाई dv वर्सेस v का हम यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ। तो इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो ग्राफ होगा ये ऑलमोस्ट ऐसा होता है, लाइक दैट, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कि अगर T1 टेम्परेचर पे मैंने इसको ग्राफ को प्लॉट किया है तो इसका नेचर ऐसा होगा कि भाई जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ये जो स्पीड होगी इसी को हम बोलेंगे मोस्ट पावरफुल स्पीड, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेसिकली आपके मैक्सिमम, है ना, कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेसिकली आपके मैक्सिमम हो जाएंगे, है ना। तो ये टेम्परेचर T1 पे आ गया। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, तो जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा, लाइक दैट। कि टेम्परेचर जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, है ना, कि भाई सारी स्पीड बढ़ेगी ना, तो मोस्ट ऑफ स्पीड भी बढ़ जाएगा, है ना, कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, कि इस तरह से बेसिकली आपकी ये सारी, सॉरी ये थोड़ा सा पीक मैंने गलत बना दिया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, नहीं तो अदर अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी आपको, है ना। ये पहले ग्राफ को भी थोड़ा सा ये आपका गया सर, है ना, कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बनाएंगे तभी हम दूसरे ग्राफ को रिलेट कर पाएंगे इससे, है ना, कि दूसरे ग्राफ को रिलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से मॉडिफाई कर लेता हूँ, है ना, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, है ना। तो जस्ट इसमें ऐसा आ गया कि ये ग्राफ आप इस तरह से प्लॉट कर लो, लाइक दैट, है ना। दिस इज नोन एज ए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। ये किसी टेम्परेचर T1 पे है, तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, ये पीक थोड़ा सा नीचे जाएगी, और ऑब्वियसली बात है सब चीज़ें टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी तो मोस्ट प्रोबेबल बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और पीक नीचे चली जाएगी और ये राइटवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, है ना, ये T3 पे हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ ग्राफ का नेचर ऐसे चेंज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि T1 इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है बेसिकली आपका T3 है। तो ये होता है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, राइट। अब यहाँ पे ये सब थ्योरी तो सेम है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो या फिजिक्स में ही पहले आपने पढ़ा होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर नीट में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक हम टर्म डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन मीन फ्री पाथ, वी डिफाइन मीन फ्री पाथ। तो ये थोड़ा सा आपको डिफाइन करने आना चाहिए कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि दिस इज द मीन फ्री पाथ को जब भी आप डिफाइन करोगे तो दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहेंगे, तो दिस इज योर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, राइट, टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, कि भाई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका मीन फ्री पाथ। तो जो मीन फ्री पाथ होता है L, इसकी वैल्यू आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन याद रखना है। जो L की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 n इंटू पाई डी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, बड़ा रेयर सा एक्सप्रेशन है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पहले जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके ऊपर जरूर आता है मीन फ्री पाथ के ऊपर। तो इसमें डी जो हो जाएगा ये तो आपका मॉलिक्यूल का डायमीटर हो गया, है ना, और जो स्मॉल एन होगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है। दिस इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका होता है। ये जो चीज होगी ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। तो कभी कभी हम इस एक्सप्रेशन को ना एक डिफरेंट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में, है ना, कि प्रेशर एंड टेम्परेचर के फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपका चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेशर एक्सप्रेशन के फॉर्म में चेंज करने के लिए आप जानते हो PV इक्वल टू nRT होता है ना, और यहाँ से आपको पता है कि PV इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे अभी आपको पता है कि n/na हम पुट कर सकते हैं, है ना, इंटू आपका RT हो गया, है ना, कि क्या हो गया बेसिकली आपका n/na हो गया, है ना, कि स्मॉल एन की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, सॉरी स्मॉल m बाई कैपिटल एन पुट कर दो, ये तो एवोगाड्रो नंबर होता है, इसको पुट करने से फायदा नहीं होगा। आप लिख लो PV इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे हम ले लेते हैं बेसिकली आपका यहाँ पे इसको कन्वर्ट आपको करना है
हाँ वो नंबर डेंसिटी है, इसी से कर लो, सही है ना, कि n बाई एन ए आपने कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ये तो हो जाएंगे, डिवाइड बाई आर टी। तो ये n बाई वी ही तो स्मॉल n है ना, कि भाई जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये जो चीज हो जाएगा वो स्मॉल n आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया p इक्वल टू स्मॉल n बाई एन ए इंटू आर टी, है ना, स्मॉल n इंटू क्या आ गया इसलिए आपका आर टी आ गया, है ना। तो और r बाई एन ए के होता है, r बाई एन ए की वैल्यू क्या होती है इसलिए आपकी k होती है, तो जस्ट हम लिख सकते हैं r बाई एन ए अगर k होगा तो ये आपका k इंटू स्मॉल n इंटू टी आ गया। इसमें ध्यान रखना स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर डेंसिटी है ना। तो यहाँ से जो स्मॉल n की वैल्यू है हम पुट कर सकते हैं कि p बाई के टी के इक्वल होगा, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसको आप यहाँ पुट कर दो इस जगह पे, तो ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा, है ना, कि स्मॉल n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द के टी, है ना, डिवाइडेड बाई रूट टू, है ना, क्योंकि n को हम पुट कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे p आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, इंटू पाई डी स्क्वायर आ गया, है ना। तो ये भी फॉर्म कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो दोनों फॉर्म आप याद रखना, है ना। ये वाला फॉर्म तो एनसीईआरटी हर जगह पे दिया होता है, ये थोड़ा सा चेंज करके हम लेके आए हैं, है ना, ये इनपुट आपने इसके लिए यूज किया हुआ है ना? तो ये थोड़ा सा, तो कई क्वेश्चंस जो होंगे इसके ऊपर क्या होंगे बेसिकली आपके बेस्ड होंगे, है ना, तो दिस वे वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने थोड़ी सी आपको ये थ्योरेटिकली चीजें बताई, अभी ये पूरा नहीं हुआ है बिकॉज इट विल टेक 2 क्लास टू कंप्लीट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो भी हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन दिस आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, आप उसको अटेम्प्ट करो, तो उससे ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट आ जाएंगी, उसके बाद फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं, है ना। तो इसका मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको शेयर करता हूँ, उसको पहले आप सॉल्व कर लो। अरे मैं द मोमेंट जिस क्वेश्चन को बोलूंगा उसी को सॉल्व करना आप। Okay, you can go for this question. Based on the mean free path.
ज्योतिर्लिना, आपका आंसर सही है। ज्योतिर्लिना, योर आंसर इज करेक्ट है ना। सब मैं एकदम टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी। हाँ तनिषा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ शर्वणी, योर आंसर इज करेक्ट। निमिषा, योर आंसर इज करेक्ट है ना। सही आप कर रहे हो है ना। काफी लोगों के आंसर सही है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है ना। कि मेन चीज वही है कि थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फिर एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए है ना। मीन फ्री पाथ के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा है ना, कि बेस्ड ऑन द मीन फ्री पाथ क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा है ना। ये ध्यान रखना, इसमें तो कुछ नहीं है। आप भी ये तो आपने पढ़ा कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन फ्री पाथ है ना। कि मीन फ्री पाथ जो होता है इसकी वैल्यू होती है एल इक्वल टू है ना 1/√2 है ना एन पाई इंटू डी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन इसी को आपने चेंज कर दिया कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्म में ये आपका ही आ जाएगा कि भाई टी बाई है ना, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्म में देखें ये आपका हो जाएगा के टी बाई √2 प्रेशर इंटू पाई डी स्क्वायर है ना। तो अब से बात है, इसने बोला कि टेम्परेचर 200 केल्विन पे, प्रेशर पी है, टेम्परेचर 200 केल्विन पे, जो मीन फ्री पाथ है वो इतना है। तो पहले हम ले लेते हैं कि पहले मीन फ्री पाथ जो था वो 10 पावर है ना -7 था, जब इसकी टेम्परेचर की वैल्यू 200 केल्विन थी। तो के तो कांस्टेंट है यहाँ पे, 200 केल्विन आप पुट कर दो बाई √2। प्रेशर की वैल्यू पी थी, गैस मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, कि भाई गैस का नेचर चेंज हुआ तो उसकी डायमीटर तो सेम ही रहेगी ना। अब आपको होता है टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज करने पे कितना हो जाएगा। तो नाउ द मीन फ्री पाथ इज सपोज 11। तो के आपने जो टेम्परेचर कर दिया है 800 केल्विन कर दिया है बाई √2, प्रेशर की वैल्यू आपने P/4 कर दी है इंटू पाई डी स्क्वायर, तो सेम ही है। बस इस दोनों को आप डिवाइड कर दो है ना। तो डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आप चेक कर लो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। कि भाई मीन फ्री पाथ उसी टर्म्स में आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं है ना। कि मीन फ्री पाथ की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी आ रही है। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू ये आ जाएगी 4 × 10⁻⁶ मीटर। डिवाइड करके सॉल्व करोगे मीन्स इस एन की जगह पे देयर इज अ 4 देयर, तो वैल्यू ऑफ एन जो होगा वो 4 हो जाएगा। जस्ट कंपेयर कर दिया हमने कि वैल्यू ऑफ एन जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका इट विल बी इक्वल टू द 4 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला में आना चाहिए आपको, ये तो कॉमन फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है ना। तो टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेट हो गया मीन फ्री पाथ, गैस मॉलिक्यूल का जो ये हम कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, तो ये मेन फ्री पाथ के ऊपर इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे बेसिकली आपका अटेम्प्ट करना। या दिस वे है ना, तो दिस वी कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट पे जाते हैं हम इसमें, and all question we'll do one by one. Okay, you can go for this question. Just एकदम बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है। यस, तन्मय निमिषा रंसिस इज करेक्ट। बस आपको मोरल मास वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम टू द पॉइंट रहना है। अभी हम यही रिलेशन बस जानते हैं, मेनली जो हम रिलेशन अभी जानते हैं सिर्फ आपका जो तो लेना सही आपका आंसर भाई, अभी तो हम सिर्फ ये रिलेशन जानते हैं, है ना, बाकी किसी रिलेशन के बारे में आपको नहीं पता है। एक तो होता है गैस लॉ, पी इक्वल टू एनआरटी, और दूसरा जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से किया है 1/3 NM इंटू VRMS स्क्वायर, दिस द ओनली थिंग्स, और कुछ भी हम भी नहीं जानते, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम करेंगे अटेम्प्ट। तो सब लोग सही आंसर कर रहे हो वैसे, तनिषा योर आंसर इज करेक्ट। जस्ट आप पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लोगे, है ना, कि पीवी इक्वल टू हम क्या यूज कर लेंगे, एनआरटी। तो एक वेसल कंटेंट द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो उसका प्रेशर जो था वो P था, वॉल्यूम V था, एंड टेम्परेचर ये 1 मोल था। आरटी आ गया। एन आइडेंटिकल वेसल मीन सेम वॉल्यूम P डैश, क्योंकि वेसल का वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है, और नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें 1 है। टेम्परेचर आपने 2T कर दिया, तो सिंपल सा आपको होता है कि बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है, टेम्परेचर डबल हुआ तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, तो P डैश की वैल्यू ट्वाइस ऑफ P हो जाएगी। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दीज डाटास। कई बार डाटा एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका मोलर मास कुछ भी होने तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपने 1 ही लिया हुआ है, तो गैस लॉ में नंबर ऑफ मोल्स ही तो आता है, तो P डैश की वैल्यू 2P आ जाएगी। तो सी ऑप्शन है ना, इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं सर। Okay, you can go for this question. एक से ज्यादा भी किसी क्वेश्चन में सही हो सकते हैं। इफ यू आर फेलिंग देन एक से ज्यादा सही है तो उसको आप मार्क कर देना, है ना। मल्टीपल भी हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन, कई बार कंसेप्ट समझाने के लिए ना मल्टीपल इज मोर यूजफुल, दो इन योर एग्जामिनेशन मल्टीपल नहीं आते हैं।
हाँ तन्मय, योर वन आंसर इज करेक्ट। तो इसमें एक और आंसर भी है, there's two answers are correct that you will have to identify. हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ Jyotirlina, your answer is correct. Nimisha, your answer is correct. तन्मय, आपका अभी जो भेजा है वो आंसर सही नहीं है। हाँ एक सही है शर्वनी आपका, एक आंसर गलत आ रहा है, एक आंसर सही है। देखो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा, देयर इज टू ऑप्शंस करेक्ट, वन इज बी अनदर इज डी, है ना। क्योंकि आप देखो पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता ना, क्योंकि एवरेज इसका सेम टेम्परेचर है, दोनों वेसल का टेम्परेचर सेम है। तो जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1 मोल की ले लें या 1 मॉलिक्यूल की ले लें तो वो 3/2 RT तो होती। तो इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेशर एंड वॉल्यूम, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर अगर डिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, मतलब ये रेशियो 1:1 होगा। रेशियो ऑफ द आरएमएस सही लिखा हुआ है इसने कि VRMS भी टेम्परेचर का फंक्शन ही होता है, दैट इज इक्वल टू 3RT/M, है ना। कि 3RT क्या हो जाएगा, इसलिए आपका M हो जाएगा। बेटा देखो ऐसे हम नहीं लेंगे ना, फिर वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट चीज नहीं होगी, वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड आ जाएगी। प्रेशर और डेंसिटी आपस में लिंक्ड हो जाएंगी। तो हम ऐसा रिलेशन नहीं लेंगे जिसमें कि दो वेरिएबल्स हों। कभी भी रिलेशन हम तभी स्टैब्लिश कर सकते हैं जिसमें कि एक ही वेरिएबल हो, है ना, बाकी सारे कांस्टेंट हो। तो टू वेरिएबल्स हैं मतलब आपस में उसमें इंटरलिंक्ड हो सकता है ना, कि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, है ना। कि आप देखो P बाई डेंसिटी जो होती है ना वो RT/M होता है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर ही तो आ जाएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आप उसे लिखो। तो इफ इंक्रीज द प्रेशर देन डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो RT/M जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो उस टर्म्स में सोचेंगे तो ये आपका VRMS आ गया। तो ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो ये आपका 1:1 ही हो जाएगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। ये सारी चीजें काइनेटिक एनर्जी, RMS, एवरेज, दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, 8RT/π, है ना। तो इसका तो रेशियो सबका 1:1 ही होगा, मतलब ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। डी चेक कर लेते हैं। तो डी के लिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बोल रहा है रेशियो क्या होगा, तो इसको हम इससे लिख लेंगे, PV इक्वल टू 1/3 NM इंटू VRMS², है ना। तो आप देखो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। टू वेसल ऑफ द सेम वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट। RMS टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट है। कंटेन द सेम गैस, तो उसका मास भी सेम होगा, है ना। तो मतलब यहां से जो प्रेशर होगा ना, है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो अगर प्रेशर का रेशियो 1:2 है
तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इसका रेशियो भी 1:2 है ना, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे सैंपल में उसका प्रेशर उतना ही क्या होगा, बेसिकली आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी एंड डी सही है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना बस में, है ना। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं केटीजी में, है ना। तो अभी तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग का लिया है, और भी इसमें चाहिए कई चीज़ें हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी क्लैरिफाई कर लेते हैं, है ना। तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी एंड डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो कुछ मैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसका पर्पज सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है ना, क्योंकि मल्टीपल से थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ये आपका ओके, मैं अभी जस्ट वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें भी एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, देयर मे बी मोर देन वन आंसर आर करेक्ट। ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट आ गया आपका, हालांकि ठीक है, कर तो सकते हो आप इससे भी। या अभी इसको आप ड्रॉप कर दो, इस क्वेश्चन को डोंट अटेम्प्ट, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो इसको करना आप, क्योंकि अभी आप जो है ना इसको अभी नहीं कर पाओगे, है ना। वेट फॉर अ मोमेंट, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस बहुत मल्टीपल कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं, है ना, कि देयर इज अ मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन। तो एक स्ट्रेट अवे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है ना। वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, वी कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
जो पहले मैंने क्वेश्चन शो किया था, लेटर ऑन मैं उसको भी लूंगा अभी, उसकी अभी आपने कुछ थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, तो उसको एक बार उस थ्योरी को पढ़ लेंगे, देन विल गो फॉर दिस। उसका आंसर जो है मल्टीपल करेक्ट है, दैट वाज द ए बी एंड डी। वैसे अभी मत करो आप उसे, है ना, डोंट अटेम्प्ट दिस। फिर से मैं उसको करवाऊंगा आपको, मैं कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है आपका। है ना, वीआरएमएस के फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे हम। है ना, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वीआरएमएस का फॉर्मूला वी कैन सिंपली राइट 3 kT बाई स्मॉल है ना, इससे आप करेंगे। शर्वनी, ये आंसर तो सही नहीं है जो आपने भेजा अभी। आपको लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा इसमें। हाँ, तन्मय, योर आंसर इज वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, सही आपकी सॉल्व किया आपने इसे। आई शेयर फ्यू क्वेश्चन इन ग्रुप आल्सो, तो उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। ओके, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स, उसके बाद ये काफी, हाँ, ज्योतिर्लिन, योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, ठीक है, चलो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में है, बस लैंग्वेज ध्यान रखना है। वी आर एम एस की वैल्यू ये होती है, लेकिन जो वी आर एम एस का एक्स कंपोनेंट होता है ना, ये 1/3 होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। है ना, कि जो वी आर एम एस स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यू तो आप लिख सकते हो 3 kT बाई एम, अभी आपने बोला है।
लेकिन जो वी आर एम एस स्क्वायर का एक्स कंपोनेंट होगा, है ना, ये 1/3 हो जाता है। रैंडम मोशन है ना, तो रैंडम मोशन में तीनों एक्स वाई एक्सेस के अलाउंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑफ आ जाएगा बेसिकली आपका 3 kT बाई स्मॉल एम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई सारे डायरेक्शन में आरएमएस स्पीड निकालें तब तो ये आता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस ले लूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रैंडम मोशन में। तो अब इसी को आप यूज़ करो। तो ये क्या पूछ रहा है, गैस बी हैज़ ए मास ऑफ 2m। तो पहले मैं गैस बी की बात करता हूँ। गैस बी का जो मास है वो 2m है ना, तो उसकी आरएमएस स्पीड वी स्क्वायर है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3 kT/2m। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। लेकिन गैस ए की जो बात बोल रहा है ये, वो उसकी आरएमएस स्पीड की नहीं बोल रहा है, वो एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है ना, जो कि डब्ल्यू है। सिर्फ एक्स कंपोनेंट डब्ल्यू स्क्वायर है। तो एक्स कंपोनेंट में तो 1/3 आ जाता है ना, यहाँ पे 1/3 आ गया इंटू 3 kT बाई जो ए गैस था उसका मास तो स्मॉल एम था। बस ये आ गया। अब इसके बाद इन दोनों का रेशियो आपको बताना है कितना हो जाएगा, तो इसका रेशियो आप निकाल लो, है ना। तो इसमें आपको निकालना था कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डब्ल्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे डब्ल्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर तो 2/3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें ये फैक्टर इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी का भी अगर एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है तो वो टोटल का 1/3 होता है। जब आप डिराइव करते हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब में, है ना। तो 1/3 वाले की हम बात करते हैं इसमें, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसका D 2/3 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़े से एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने काफ़ी है, क्योंकि आज थोड़ी सी छोटी क्लास होती है, दैट इज 12:45 to 1:45 ही होती है। नेक्स्ट एक और क्लास जो आपकी मेरे ख्याल से ट्यूसडे के दिन होती है, दैट इज 1.5 आवर की होती है, तो उसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में ही उसमें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir.